नमस्कार स्टूडेंट। हमने पिछले क्लास में परिकल्पना के प्रमुख स्रोत, कहाँ से हम क्या करते हैं, किसी विषय का जब अध्ययन करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं, पूर्व धारणा निर्माण करते हैं किसी विषय के बारे में। अगर पूर्व सिद्धांत बनाते हैं अध्ययन से पहले तो कौन कौन से स्रोत होते हैं, उसके स्रोत कौन से होते हैं। तो सामान्य संस्कृति जहाँ पर रहते हैं हमारी, जो हम जिस तरीके से अपने जीवन या सामाजिक घटनाएं जिस तरीके से होती हैं हमारे आसपास, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, चीज़ों का धारणा बनाने का चालू करते हैं। उसके साथ साथ अनुभव के आधार पर व्यक्तिगत अनुभव होता है और लोगों से चर्चा के आधार पर विज्ञान विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति से द्वारा, सिद्धांत के द्वारा, समरूपता के अनुसार से, सूझबूझ से, रचनात्मक दृष्टिकोण से प्राप्त परिकल्पनाओं की व्याख्या करके, उसके साथ साथ हमने क्या पढ़े, अच्छी परिकल्पना, या अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है किसी विषय क्षेत्र में अध्ययन करने जाता है तो उससे पहले जो परिकल्पना का निर्माण करते हैं, तो सबसे अच्छी परिकल्पना क्या होती है, तो उसके संबंध में हमने जाने। तो सबसे पहले हमने जाने तो समस्या का पर्याप्त उत्तर होना जरूरी है। अगर किसी क्षेत्र में अध्ययन करने जा रहे हैं तो हमने उसके साथ समस्या का सरलतम उत्तर, अगर हम किसी क्षेत्र में अगर जा रहे हैं तो अध्ययन करने, तो समस्या का उत्तर चाहते हैं उसका सरल उत्तर होना जरूरी है। उसका शब्दावली, आकार, भाषा सही तरीके से होना चाहिए ताकि हम सामने वाले व्यक्ति से आसानी से उत्तर ले सकें। उसके बाद आते हैं प्रत्यात्मक स्पष्टता, विशिष्टता, प्रामाणिक योग्यता। जिन चीज़ों को हमने स्वीकार किया, यंत्रों को हमने उपयोग के लिए रखा है, उसको प्रामाणिक किया जा सकता है। किसी सिद्धांत से संबंधित मिथ्यावादिता, परीक्षणात्मक संवहनशीलता परिकल्पना, भविष्यवाणी करने वाली योग्य मिथ्यावादिता, आंकड़े प्राप्त हो सके, यंत्रों की प्राप्तता, इन सभी चीज़ों को ध्यान करना चाहिए। ये सभी चीज़ें अगर हमारे पास है तब हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं परिकल्पनाओं का निर्माण और विकास वो किस तरीके से किया जाता है। इसके संबंध में कुछ चर्चा की गई है। तो आर्थिक घटनाओं प्रघटनाओं को वैज्ञानिक अध्ययन में परिकल्पना या प्रकल्पना का निर्माण, उसका प्रयोग, उसकी उपयोगिता आदि अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। किसी भी आर्थिक घटना के वैज्ञानिक अध्ययन में अनुसंधान एक कदम भी आगे बढ़ा सकती है। जब तक कि जब तक वो अपना अनुसंधान कार्य परिकल्पना से शुरू नहीं करे, इसके अभाव में अनुसंधान की दशा तो निर्धारित होती है। नहीं विषय वस्तु का ज्ञान परिकल्पना के आधार पर तय किया जा सकता है। फिर भी इसमें दो से अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अनुमानित विवरण होता है। परिकल्पना सामान्यतः एक कार्यकारी तर्क वाक्य या सामान्यीकरण माना जाता है। परीक्षित किए जाने वाले तथ्य वाक्यों को परिकल्पना कहा जाता है। E.S. बोगार्डस के अनुसार से परिकल्पना को परिपादित करते समय विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट उद्देश्यों एवं उसकी प्राप्ति के साधनों को पूर्णतः विचार किया जाना चाहिए। परिकल्पना के निर्माण एवं विकास में कुछ 7 चीज़ें या 7 स्तर पाए जाते हैं। 7 स्तर के आधार पर ही हमें क्या किया जाना चाहिए, अपनी परिकल्पनाओं का निर्माण करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अनुभव युक्त तथ्य एवं स्पष्टीकरण की आवश्यकता को ध्यान रखने वाले आंकड़ों का संकलन या एकत्रीकरण किस तरीके से किया जाए। कहने का मतलब ये कि जो अनुभव युक्त है, अगर किसी व्यक्ति से, अनुभव युक्त आदमी से, अगर अनुभवी आदमी से हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में तथ्यों को एकत्रित कर रहे हैं, या अगर स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ती किसी वस्तु को करने के लिए, तो उनको संकलन या एकत्रीकरण के साधन क्या होना चाहिए हमारे पास, इन सभी चीज़ों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। दूसरा चीज़, उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए अनुसंधान की आवश्यकता रखने वाले प्रमुख चरों का, वेरिएबल का चुनाव करना किस तरीके से करना, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आते हैं परिकल्पना की स्थापना। उसके बाद परिकल्पनाओं को अर्थ की जानकारी होना चाहिए। उसके साथ साथ कार्यकारी परिकल्पनाओं का निर्माण किस तरीके से करना है। उसके साथ साथ कार्यकारी परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, उपकरण, प्रविधि आदि चीज़ों का वितरण हमें कैसा रखना है, इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। तथा तथ्यों को एकत्रित करते हुए कार्यकारी परिकल्पनाओं की उपयुक्तता का जाँच भी हमें करना चाहिए। सी एल फ्राई के अनुसार से परिकल्पनाओं को निर्माण में विकास करते समय यह ध्यान रखा जाए कि उसमें लचीलापन बना रहे, इसके विभिन्न विकल्पों को स्वीकार किया जाए तथा अपवादों को स्पष्ट किया जाए। परिकल्पनाओं के प्रतिपादन करते समय कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जिसके संबंध में सेल फ्राई ने बताया कि सही विकल्पीय कार्यों को पता लगाया जाए। अगर वहाँ पर हम किसी विषय पर काम करने गए हैं और कोई चीज़ हमें ख़त्म हो जाती है, कोई चीज़ हमें नहीं मिल पाता है, तो उसके विकल्प के रूप में क्या हम दूसरी चीज़ को उपयोग में ला सकते हैं, इन चीज़ों को ध्यान लगाना चाहिए।
उसके बाद आते हैं कुशलता का ऐसे माप का चुनाव किया जाए जो कार्य के सभी ढंग को पूरा लागू करता हो। कहने का मतलब ये है कि कुशलता के लिए हमें ऐसे मापदंड तय किए जाने चाहिए जो सभी ढंग को कार्य के सभी ढंगों को पूरा करता हो। प्रत्येक कार्य के ढंग को स्वीकृति की विशिष्ट परिस्थितियों का निर्धारण किया जाए। उसके बाद आते हैं जितने भी हम कार्य करेंगे कौन से कार्य को कब कैसे कहाँ करना है, इन चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ स्वीकृति के शर्तों को परिकल्पनाओं के रूप में इस प्रकार से पुनः इस प्रतिस्थापित किया जाए कि इसके अंतर्गत अनुसंधान के सभी संभावित परिणाम शामिल किया जा सकता है। तो संभवतः परिकल्पना का जो निर्माण करते समय बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि हमें क्या कह सके बेहतर तरीके से अपने परिणाम को प्राप्त किया जा सके। उसके बाद आते हैं, अगर ये तो हो गई परिकल्पना का विकास तथा निर्माण तथा विकास। उसके बाद आते हैं जो अच्छी परिकल्पना अगर हम निर्माण करते हैं किसी भी विषय को अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, एक अच्छी परिकल्पना का निर्माण करते हैं तो इसके मार्ग में कुछ बाधाएं आती है। तो उस बाधाओं को कैसे समझा जाए जाना जाए, तो सबसे पहले क्या है, परिकल्पना का निर्माण करना एक सरल कार्य नहीं है। परिकल्पना के निर्माण में अत्यधिक सावधानी रखने के पश्चात भी कुछ कठिनाइयाँ आ जाती है। प्रायः देखें तो सामान्यतः दो दिशाओं में अधिक होती है, सैद्धांतिक ढांचे के संबंध में और अध्ययन प्रविधियों के संबंध में क्या होती है, समस्या ज़्यादा आने की संभावना रहती है। मगर फिर भी क्या है, एक अच्छी परिकल्पना की विशेषताओं को वर्णन ऊपर तो किया जा सकता है, मगर हर स्थिति में इस प्रकार की परिकल्पना की प्राप्ति में निम्नलिखित कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। ये सबसे पहला कठिनाई ये होती है कि अनुसंधान के पूर्व स्थिति को ज्ञान हेतु आवश्यक सैद्धांतिक ढांचा उपलब्ध नहीं होता, जिससे क्या है विषय से संबंध में अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। दूसरा कठिनाई ये आता है कि यदि अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान क्षेत्र के सैद्धांतिक ज्ञान का अभाव हो तो वह एक अच्छी परिकल्पना का निर्माण नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम किसी क्षेत्र में अध्ययन करने जा रहे हैं और उस क्षेत्र के बारे में हमें सही जानकारी अगर नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो कई बार क्या कर सकते हैं, जो कल्पना का निर्माण कर रहे हैं हम गलत तरीके से कल्पना का निर्माण या परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। पूर्व धारणा जो सिद्धांत बना रहे हैं वहाँ पर जाकर अध्ययन करने के लिए वो सिद्धांत गलत हो सकता है। उसके बाद आते हैं अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान क्षेत्र का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। यदि उसे अनुसंधान क्षेत्र का स्पष्ट ज्ञान नहीं है तो अच्छी परिकल्पना का निर्माण नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये कि सामान्यतः यदि अनुसंधानकर्ता को ऐसे विषय पर काम कर रहे हैं जिससे पहले भी काम नहीं हुआ है तो उसमें परिकल्पना का निर्माण करने में सबसे ज़्यादा कठिन होती है। क्यों? इसका कारण यही है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर जिस जिस विषय में पहले काम किया जा चुका है तो उस विषय के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जिस विषय में पहले काम किया जा चुका है हम उसके पहले जो अध्ययन किया या उसके संबंध या उसके पहले जो अध्ययन किया गया है उसको अध्ययन करके क्या कर सकते हैं, उसको पढ़कर हम इसका उपकल्पना या परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। अगर इसके संबंध में और कोई अनुसंधान अगर नहीं हुआ है तो क्या होती है, समस्या आ सकती है। उसके साथ साथ क्या होता है, अगर अनुसंधानकर्ता के पास यंत्रों का अभाव है या यंत्रों की जानकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी एक अच्छी परिकल्पना का निर्माण नहीं कर सकते। उसके साथ साथ सामाजिक घटनाएं तेजी से परिवर्तन होने के कारण अनुसंधान के विषय में संबंध में पूर्व अनुमान लगाना भी कठिन हो जाता है। कहने का मतलब ये कि जो समाज है मनुष्य की प्रवृत्ति स्वभाव के द्वारा निर्मित होती है। यह मनुष्य का जो स्वभाव है सामाजिक घटनाओं को प्रभावित करने का काम करती है और मनुष्य का स्वभाव पल पल हर क्षण बदलते रहता है। और इसके आधार पर भी क्या है, किसी भी चीज़ का पूर्वानुमान करना, उपकल्पना का निर्माण करना या प्रकल्पना का निर्माण करना, ये भी एक कठिन कार्य हो जाता है। उसके साथ साथ अगर अगला जो स्वरूप या अगला जो कठिनाई देखें तो परिकल्पना का निर्माण एक समाज में कुछ सामान्य विशेषताओं पर किया जाता है, किंतु सांस्कृतिक आदान प्रदान के फलस्वरूप सांस्कृतिक विशेषताओं की स्थिरता नहीं होती। अतः अस्थिर आधारों पर परिकल्पना का निर्माण करना क्या हो जाता है, कठिनाई हो जाता है। कहने का मतलब ये कि परिकल्पना का निर्माण समाज है और समाज की कुछ विशेषता पर आधारित होती है परिकल्पना का निर्माण करना, किंतु जो जो समाज है वो मनुष्य की संस्कृति का आदान प्रदान पर आधारित होती है। ये मनुष्य की संस्कृति पर आधारित होती है और जो मनुष्य की जो संस्कृति है, जो स्वभाव है, उसका खान पान रहन सहन है वो निरंतर बदलता रहता है। इसके निरंतर बदलने के कारण क्या है, हम उस विषय में के बारे में पहले से कल्पना का निर्माण नहीं कर सकते। अतः अंत में कहा जा सकता है कि परिकल्पना का निर्माण करते समय उपयुक्त समय प्रणालियों का चयन करना कठिन है। अतः हमेशा क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस विषय के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं उस विषय का संपूर्ण ज्ञान, स्वभाव के बदलाव का ज्ञान या आने वाला समय में मुझे हमें क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती है इसके बारे में ज्ञान रखना अनिवार्य है। तभी हम क्या कर सकते हैं, एक बेहतर अनुसंधान या बेहतर ज्ञान का प्राप्त कर सकते हैं। ये तो होगा अनुसंधान के मार्ग में, परिकल्पना के मार्ग में कठिनाइयाँ की अगर हम क्या करेंगे, किसी विषय का अनुसंधान करने से पहले अगर
पूर्व में उसका धारणा या किसी रूपरेखा का तैयार कर रहे हैं या कोई कल्पना कर रहे हैं कि हमें वहाँ पर जाकर इस प्रकार से कार्यों को संपादित कराना है, ये उसकी मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ। मगर परिकल्पना का जो परीक्षण है वो किस तरीके से किया जाता है? तो परिकल्पना के निर्माण के पश्चात क्या किया जाता है? जब हम परिकल्पना कर लेते हैं उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने का मतलब है कि हम जिन चीज़ों को पहले से कल्पना करके रखें, क्या हम जब फील्ड वर्क में जाएंगे तो सही तरीके से हमारे लिए उपयोगी होगा या नहीं होगा। तो उसी प्रकार से क्या है, परिकल्पना का जब निर्माण हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको परीक्षण करते हैं। परीक्षण करते कहने का मतलब ये जांचते हैं कि वास्तव में जो उपकल्पना का परिकल्पना का निर्माण की हमने जो पूर्व धारणा बनाई है किसी विषय को प्रति, क्या वह सही साबित होगा या नहीं होगा। तो परिकल्पना के निर्माण करने के पश्चात हमें क्या किया जाता है, परीक्षण हेतु कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहला प्रक्रिया होती है इसमें परिणामों का निगमन। परिणामों का निगमन कहने का मतलब ये है कि वास्तव में परीक्षण परिकल्पना का नहीं अपितु उसके परिणाम को का करते हैं। परिणाम का करते हैं कहने का मतलब ये कि जो हम का अनुसंधान करने के बाद जो हमें परिणाम प्राप्त होगा वो सही होगा या नहीं होगा। क्या हम इस परिकल्पना के आधार पर जो परिणाम प्राप्त करेंगे वो बेहतर होगा या हमारे लिए काफ़ी होगा या नहीं होगा। वास्तव में देखें तो परिकल्पना का परीक्षण नहीं करके हम किसका उसका परिणाम का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। परिणामों का निश्चय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है। उदाहरण के लिए हमारी एक परिकल्पना है और आकांक्षा उत्तर एवं प्रत्यक्षीकरण के धनात्मक संबंध है, तो हमें उच्च आकांक्षाओं वाले बालक दी गई वस्तुओं का मूल्यांकन करेंगे। निम्न आकांक्षाओं वाले बालक के निम्न मूल्यांकन करें। उच्च मूल्यांकन करने वालों का आकांक्षा स्तर होगा और निम्न मूल्यांकन करने वालों का आकांक्षा स्तर निम्न होगा। कहने का मतलब ये है कि हमें जो परिणाम हमें प्राप्त होगा हम उसके इस तरीके से उसे क्या करेंगे, अलग अलग भागों में बांटकर परीक्षण करेंगे। इसको ध्यान रखना होगा। जिसके पश्चात परिकल्पना निर्माण करने के पश्चात उसके बाद आते हैं परीक्षण का चयन अथवा निर्माण। परीक्षण करने कहने का मतलब है कि अगर हमने परिकल्पना का निर्माण कर लिया और परीक्षण भी करने के लिए हम क्या कहें, उपाय ढूंढ लिए हैं, तो हमें क्या करना होगा, हम किस विधि से हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। किसी जो हमें तथ्य प्राप्त हुए हैं परिकल्पना के आधार पर जो तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं उसका किस विधि के द्वारा और किस तरीके से हम क्या करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे। उसका भी क्या करना होगा, चुनाव करना अनिवार्य है। अगर बेहतर चुनाव अगर नहीं कर पाते हैं तो हम क्या नहीं करते, सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि परिणामों का निश्चय करने के पश्चात ऐसी विधि या उपकरण का चुनाव करना चाहिए अथवा निर्माण करना चाहिए जिसके आधार पर प्रयोग अथवा निरीक्षण करके देखा जा सके कि यह बात होती भी है या अथवा नहीं। उसके बाद आता है निर्देशन का आकार निश्चय होना चाहिए। तीसरे स्तर पर यह निश्चय करते हैं कि परिकल्पना के परीक्षण के लिए कितने निर्देशन की आवश्यकता है, जिसमें टाइप 1 एंड टाइप 2 को बचाव हो सके, अथवा इसके साथ ही निर्देशन के वितरण की भी जांच कर लेते हैं। वितरण सामान्य व वक्री होना चाहिए। उसके साथ साथ प्रयोग अथवा अवलोकन, इस स्तर पर प्रयोग अथवा अवलोकन के माध्यम से परिकल्पना के पुष्टि एवं आंकड़ों का संकलन करते हैं। उसके साथ साथ शून्य परिकल्पना का निर्माण सांख्यिकी आधार पर परिकल्पना के परीक्षण के लिए पूर्व में ली गई अनुसंधान परिकल्पना को शून्य परिकल्पना में परिवर्तित कर देना चाहिए। उसके बाद अगला आता है सांख्यिकी परीक्षण का चुनाव। शून्य परिकल्पना के निर्माण के पश्चात उचित सांख्यिकी परीक्षण विधि का चुनाव किया जाता है। इस बात का निश्चय कर देते हैं कि जो पहले ली गई जो परिकल्पना है उसके परीक्षण के लिए प्राचल तथा अप्राचल, चल या अचल विधियों में से कौन सी विधि उपयुक्त होगी और कौन सी विधि परीक्षण युक्त रहेगा। उसके साथ साथ सार्थकता का स्तर भी निश्चय किया जाना चाहिए। इस स्तर पर यह निश्चित करते हैं कि सार्थकता के स्तर पर 1 से 50 तक इसमें भी कम होना या जरूरी नहीं है। उसके बाद आता है क्रांतिक क्षेत्र अथवा अस्वीकृत क्षेत्र का निश्चय करना। तो सार्थकता के स्तर के निर्धारण के पश्चात हमें इस बात का अनुमान लगाना चाहिए कि जो निरीक्षण का जो वितरण किसी रूप में हमें प्राप्त होगा वो एक गुच्छे परीक्षण के अथवा 2 पुच्छी परीक्षण के स्थान पर वितरक एवं अस्वीकृत क्षेत्र का निश्चय किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ लास्ट में आता है निर्णय लेना। अंत में सांख्यिकी परीक्षण के पश्चात 6, 7 एवं 8 के आधार पर निर्णय लेते हैं और बनाई गई शून्य परिकल्पना वितरण वक्र के अस्वीकृत क्षेत्र में पड़ती है अथवा स्वीकृत क्षेत्र में पड़ती है। इस प्रकार से शून्य परिकल्पना के स्वीकार अथवा अस्वीकार होने के पश्चात प्रारंभिक अनुसंधान परिकल्पना को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर देना चाहिए। इसके संबंध में क्या किया गया है इसमें बताया गया है। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गया परिकल्पना का निर्माण का परीक्षण। उसके बाद आते हैं परिकल्पना का महत्व। हम जो परिकल्पना करते हैं किसी भी अनुसंधान कार्य को करने से पहले किसी विषय पर क्या करते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं, तो उसका परिकल्पना का महत्व क्या होता होगा। तो जहोदा और कुक के अनुसार से परिकल्पना का निर्माण तथा प्रामाणिकता वैज्ञानिक
वैज्ञानिक अध्ययन का उद्देश्य माना जाता है। सामाजिक घटना में वैज्ञानिक अध्ययन में परिकल्पना का अत्यधिक महत्व है। इसके बिना अनुसंधान करता दुनिया की अलग अलग दुनिया में अलग अलग प्रकार की जो घटने वाली घटनाएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार से शहर में आकर किसान भटक जाता है, जिस प्रकार से शहर में आकर किसान भटक जाता है, सामाजिक अनुसंधान में परिकल्पना के महत्व में 3 भागों में विभाजित किया गया, महत्व को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला महत्व ये है कि ज्ञान अध्ययन और ज्ञान का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विशाल होता है और बहुत बड़ा होता है। ऐसी स्थिति में अनुसंधान संभव हो ऐसी स्थिति में अनुसंधान असंभव हो जाता है और परिकल्पना अनुसंधान के क्षेत्र में सीमित कर देता है। कहने का मतलब ये कि अगर हम किसी भी क्षेत्र में अगर अध्ययन करने चाह रहे हैं, अनुसंधान एक तो सामाजिक अनुसंधान बहुत बड़ा चीज़ है। अगर किसी भी क्षेत्र में हम अनुसंधान करने जाते हैं और हमने पहले से धारणा का निर्माण कर लिया है, पूर्व में उसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली, पहले से सोच लिया है, तो हम क्या करेंगे, उस क्षेत्र में जाकर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को या उन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे जिन चीज़ों को हमने पहले से सोच लिया है। नहीं तो क्या होगा, अगर हमने बिना सोचे किसी क्षेत्र में अगर जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम सभी चीज़ों को जो आवश्यक है वो नहीं आवश्यक है, हम समय पर वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण से समय ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है और अनावश्यक डाटा भी हमें मिल जाता है। उसके साथ साथ दूसरी महत्व ये है कि परिकल्पना द्वारा अध्ययन स्पष्ट हो जाता है। इससे अनुसंधानकर्ता को यह ज्ञात हो जाता है कि अनुसंधान का कार्य क्या है। कहने का मतलब ये कि अगर आपने पहले से तय कर लिया कि मुझे किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है, तो वहाँ जाने के पश्चात आपको पता लग जाता है कि मुझे सिर्फ इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है, तो फिर क्या हो जाता है, आपका जो माइंड है या आपका जो दृष्टिकोण है डिस्ट्रैक्ट या अन्य चीज़ों पर नहीं जाता है। तीसरी, एक अनुसंधानकर्ता एक निश्चित उद्देश्य होता है, चाहे वह व्यक्ति हो या सामूहिक हो। परिकल्पना के ही माध्यम से अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्यों को अधिक तथ्यपूर्ण ढंग से स्पष्ट कर पाता है और गुड्डे तथा हार्ट के अनुसार से परिकल्पना यही बताती है हम किसकी खोज करने का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आता है, अगर अगला महत्व देखें तो परिकल्पना सामाजिक घटनाओं से संबंधित तथ्यों को संग्रहण में सहायता करती है। सामाजिक घटनाओं के संबंध में अनेक तथ्य है, इन सभी तथ्यों को हम संकलन नहीं कर सकते, अपितु हमें इनमें से जो तथ्य अध्ययन के उद्देश्य दिखता है, हमें लगता है कि हमें इन चीज़ों को एकत्रित करना चाहिए, हम उन्हीं तथ्यों को क्या करते हैं, उन्हीं चीज़ों को एकत्रित करके अपने उद्देश्य को पूरा करने का कार्य करते हैं। और ये मदद करने का कार्य सिर्फ हमें परिकल्पना कर सकती है, क्योंकि हमने पहले से ये निर्धारित कर लिया है कि किन किन चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना है और किन चीज़ों को नहीं करना है। उसके बाद आते हैं, जिस प्रकार से ध्रुव तारा रात में भटकते हुए व्यक्ति की दिशा को निर्देशित करता है, ठीक उसी प्रकार क्या करते हैं, परिकल्पना भी अनुसंधानकर्ता को अध्ययन के उसी प्रकार से अनुसंधानकर्ता की दिशा को निर्धारित करने का कार्य करता है। श्रीमती यंग के अनुसार से अगर देखें तो परिकल्पना एक प्रयोग की दृष्टिहीन खोज की रक्षा करता है। उसके साथ साथ अगर महत्व देखें तो परिकल्पना अनुसंधान की दिशा को निर्धारित करती है और इसके सारे अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक निश्चित दिशा में जाकर क्या करता है, अध्ययन के संबंध में निष्कर्ष निकालने का काम करता है। तो कहने का मतलब ये कि जो अनुसंधान करता है, जो मनुष्य उद्देश्य निर्धारित कर रहा है, उन उद्देश्यों को पूरा करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कार्य को करने से पहले अगर उपकल्पना या परिकल्पना का अगर निर्माण कर लिया है, पहले से उन्होंने सोच लिया कि मुझे इन जगहों पर जाकर इन प्रकार को कार्य को करना है, कि सामान्य तौर पर हमने पहले भी कहा है कि आपने रूपरेखा या परिकल्पना का अगर निर्माण नहीं किया, जैसे कि आप लोग बाजार जाते हैं तो बाजार में अगर आपने क्या किया, बाजार जाने से पहले अपने अगर क्या किया, आपने लिस्टिंग नहीं की है, तैयार नहीं की है, आपने पहले से घर में लिस्ट तैयार नहीं की, मुझे क्या क्या सामान वहाँ से खरीद कर लाना है, और ऐसे ही चले जाते हैं बाजार में, तो वहाँ पर क्या होता है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ आपको आकर्षित लगती है, जो चीज़ों उस पर फिर उसके बाद को खरीदना प्रारंभ कर देते हैं। फिर इससे क्या होता है, समय भी ज़्यादा लग जाता है और आप अनावश्यक चीज़ों को भी घर ले आते हैं। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, उसी प्रकार से क्या किया जाता है, जो जो इस जैसे कि आज वर्तमान समय में क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, किसी जगहों के बारे में हम नहीं जानते हैं, किसी जगहों के बारे में अगर नहीं जानते तो क्या होता है, कई बार बिना जानकारी के निकलते हैं तो हम गलत समय पर गलत जगह पहुंच जाते हैं। कभी कभी हम जगहों पर नहीं पहुंच पाते तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप का उपयोग करते हैं। तो गूगल मैप क्या है, एक पूर्ण धारणा है, एक परिकल्पना है उस जगह पर पहुंचने का, कि हम यहाँ से ऐसे 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 करके जाएंगे, तभी हम क्या करते हैं, एक निश्चित उद्देश्य तक पहुँचने का काम करते हैं। ये तो हो गई महत्व। मगर उसके बाद आते हैं परिकल्पना की उद्देश्य नहीं, उपयोगिता। कहने का मतलब ये कि हमने क्या किया, एक परिकल्पना का तो निर्माण कर लिया है अनुसंधान करने से पहले, मगर वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता क्या है, हम ऐसा कौन से कारण है जिसके कारण से परिकल्पना का निर्माण करते हैं। तो परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य अनुसंधानकर्ता का मार्गदर्शन करना होता है। इसके अनुभव में
अभाव में अनुसंधानकर्ता अधूरा रह जाता है और बिखर भी जाता है। तो इसलिए माना जाता है कि जो परिकल्पना की जो उपयोगिता है कुछ इस तरीके से बताने की कोशिश की। सबसे पहले क्या है, कार्य कारण संबंध की स्थापना करना। कहने का मतलब ये कि जो समाज में जो घटना घट रही है, जो घटना घट रही समाज में, उन घटनाओं का क्या है, आपस में संबंध क्या है और उसका परिणाम क्या निकलेगा, इसको प्राप्त करने में या इसको इसकी जानकारी प्राप्त करने में उपकल्पना हमें क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करता है। कहने का मतलब ये कि कहीं पर कोई घटना घट जाती है, जैसे कि क्या होता है, बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो भारत के सभी क्षेत्रों में क्या हुआ, विवाद दंगा होना प्रारंभ हुआ। तो कहने का मतलब ये कि हम सामाजिक अनुसंधान के परिकल्पना के आधार पर जो कार्यकरण संबंध है, जो पर कहीं अलग अलग जगहों पर दो प्रकार की अलग अलग घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं का घटने का कारण क्या रहा होगा, कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण से घटनाएं घटती है। तो इसी प्रकार से क्या है, जो उपकल्पना के आधार पर या परिकल्पना के आधार पर कारक और कार्य का जो उद्देश्य है या स्थापना है वो किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि परिकल्पना एक प्रकार का अनुमान है और इसकी प्रक्रिया इस प्रकार से होती है कि अगर ऐसा होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, अगर परिणाम ऐसा होगा तो उसका उसका कारण क्या होगा। परिकल्पना के माध्यम से जब हम सामाजिक घटनाओं को समझना चाहते हैं तो उसमें कारण कार्य की खोज करते हैं और काम चलाओ परिकल्पना बनाकर उसे जांच करना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा इसका उपयोगिता ये है कि निष्कर्ष की जांच की जाती है। परिकल्पना परिकल्पना की परिभाषा देते हुए हम बता चुके हैं कि परिकल्पना में संभावित निष्कर्ष की जांच की जाती है। तथ्यों से प्राकल्पना के निष्कर्ष की पुष्टि की जा सकती है या अपुष्टि भी हो सकती है। नकारात्मक परिणाम परिकल्पना के निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करते और सकारात्मक परिणाम उसकी पुष्टि करते हैं। किसी भी परिकल्पना की जांच नकारात्मक सकारात्मक दोनों पक्षों के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद आता है अनुसंधान को परिसीमित करने के लिए वास्तव में खोज तभी की जा सकती है जब हम परिकल्पना को परिसीमित कर सकें। परिकल्पना बन जाने से हमें यह पता चल सकता है कि खोज से हमें क्या प्राप्त होगा और क्या छोड़ना है, हमें क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। इस प्रकार से परिकल्पना का जो क्षेत्र है उसे सीमित हो जाता है। उसके साथ साथ तर्क संगत तथ्यों की खोज भी की जा सकती है। परिकल्पना में अनुसंधान की दिशा निर्धारण हो जाती है और और क्षेत्र भी सीमित हो जाता है। साथ ये भी पता चल जाता है कि कौन से तथ्य आवश्यक है और कौन से तथ्य क्या है, अनावश्यक है। परिकल्पना के प्रयोग से पूर्ण सावधानी बरतनी होती है और ऐसे में वैज्ञानिक होते हमारी जो परिकल्पना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेहतर होने के कारण हम पूर्वाग्रह को प्रमाणित करने के लिए परिकल्पना भी बनाते हैं और तथ्य भी ढूंढते हैं ताकि हमारी जो उद्देश्य है वो सही तरीके से संचालित किया जा सके। उसके बाद आते हैं अगला जो उपयोग है इसका, निर्देशन। अनुसंधान एक महत्वपूर्ण सोपान निर्देशन होता है। पूरे समग्र में प्रतिनिधियों का इकाई का चयन होता है और पूरे अनुसंधान की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता बहुत बहुत कुछ इसी पर निर्भर होती है। और प्रतिचयन की जो प्रतिनिधि इकाई है किसी प्रकार से चुनी जाती है, इसके संबंध में हमें जानकारी भी प्राप्त हो जाता है। उसके साथ साथ आंकड़ों की उपयोगिता, तो प्राप्त समंकों को सांख्यिकी विधि के अनुसार से सार्थक नीति से प्रस्तुत करने के लिए हमें क्या किया जाता है, उसके तरीके भी हमें समझ आना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आता है समंकों का निर्वचन। आंकड़ों को सांख्यिकी विधि के प्रस्तुत करने के बाद उसका निर्वचन किया जाता है और निर्वचन के लिए घटकों का प्रयोग किया जाता है और निर्वचन की कुछ विधि यहाँ पर बताई गई है, जिसमें सबसे पहला माना जाता है अन्वय संबंध विधि। जहाँ पर दो या दो जहाँ पर क्या है, जब दो तथ्य साथ साथ देखे जाते हैं तो उसमें परस्पर संबंध माना जाता है, जैसे बादल और वर्षा। उसी प्रकार से अमन्वय असम्मति विधि, जैसे गर्मी से पानी बन जाता है परंतु गर्मी के अभाव में भाप नहीं बन पाता। इसमें प्रमाणित होता है कि पानी को भाप बनाने के कारण गर्मी है। दूसरी आती है कि असगामा समगामी विवरण विधि। तो जब दो घटनाएं इस तरह के सम्मिलित हो, जैसे वैसे वैसे दूसरे में भी परिवर्तन वैसे वैसे दूसरे में भी परिवर्तन आने लगे। जैसे कुछ एक चीज़ में परिवर्तन आता है उसी प्रकार किसी दूसरे चीज़ में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है, तब इन दोनों में कार्यकरण का संबंध माना जाता है। तो ऐसे विधि को जानने के लिए भी क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। या उसके बाद आता है अवशेष की विधि। यदि किसी कमरे में 3 आदमी उपस्थित हो और उनमें से एक व्यक्ति बाहर गया हो तो शेष वही व्यक्ति उपस्थित हो और कमरे का कोई भी सामान गायब हो गया तो अवशेष विधि से पता लगाया जाता है कि दो व्यक्तियों में जो उपस्थित है उन्होंने सामान लिया है या नहीं लिया है। अतः तीसरे व्यक्ति ने भी यह कार्य किया हो। 3 घटकों में से यदि
यदि दो परिणाम आते हैं तो शेष परिणाम का कार्य तीसरा घटक होगा। कहने का मतलब ये है कि सामान्य जो वस्तु है उसको जानकारी प्राप्त करने के उपयोग परिकल्पना के आधार पर भी किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं सामान्यीकरण। तो सामान्यीकरण कहने का मतलब एक समंकों को निर्वाचन या चयन करने के पश्चात समंकों के चयन करने के बाद उस पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निष्कर्ष कम सामान्य और अधिक सामान्य हो सकते हैं। कम सामान्य निष्कर्ष घटना की प्रवृत्ति को बताते हैं और अधिक सामान्य निष्कर्ष घटना के संबंध में नियमों का निर्माण करने का कार्य करते हैं। लास्ट में आते हैं प्रतिवेदन। यदि अंत में तक अनुसंधान की प्रक्रिया को लिपिबद्ध किया जाता है तो उसे अंत में लिपिबद्ध करना ही प्रतिवेदन कहलाता है। इस प्रकार से वैज्ञानिक विधि से अनुसंधानकर्ता एक प्रक्रिया सोपान से गुजरने के बाद निष्कर्ष तक पहुंचता है और अध्ययन की जो समस्या है उसके निरूपण के पश्चात अध्ययन की इकाइयों अवधारणाओं का विश्लेषण किया जाता है और अध्ययन की दिशा का निर्धारण करने के लिए परिकल्पना का निर्माण करना किया जाता है। या प्रारंभ से अंत तक अनुसंधान की प्रक्रिया व्याख्या तथा प्रतिवेदन किया जाता है और तत्पश्चात अनुसंधान का निष्कर्ष उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। ये तो हो गया परिकल्पना का उपयोग। मगर जो परिकल्पना की जो सीमाएं हैं अगर उसको जाने तो सबसे पहले माना जाता है कि परिकल्पना की सीमा में अगर देखें, परिकल्पना की सीमा एक जो परिकल्पना है क्या है, एक काम चलाऊ परिकल्पना का निर्माण अनुसंधानकर्ता विषय के वैज्ञानिक अध्ययन में मार्गदर्शन का प्राप्त करता है। मगर परिकल्पना के निर्माण से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि अनुसंधान के दौरान हमें कौन कौन सी चीज़ों या कौन कौन से तथ्यों को संकलन करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। कभी कभी अनुसंधानकर्ता परिकल्पना का सावधानीपूर्वक निर्माण नहीं करता है या परिकल्पना को ही अपने अध्ययन का वास्तविक निष्कर्ष मान बढ़ता है और परिकल्पना की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ संकलित करने को प्रस्तुत करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसमें परिकल्पना में दोष आना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर क्या कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, अगर परिकल्पना का निर्माण कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ों पे ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले क्या है, परिकल्पना पर पूर्ण अटूट विश्वास होना चाहिए। कभी कभी परिकल्पना पर अनुसंधानकर्ता का इतना अधिक अटूट विश्वास हो जाता है कि उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर संकलित कर प्रस्तुत करता है जिसके वास्तविकता समझ में नहीं आती है। दूसरा ये है कि परिकल्पना पर आधारित तथ्यों का संकलन या तथ्यों के आधार पर क्या परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, किंतु अनुसंधानकर्ता की अज्ञानता या अनुभवहीनता के कारण परिकल्पना का आधारित तथ्यों का संकलन किए जाना चाहिए तथा रुचि एवं संवेग प्रभावशाली। कभी कभी अनुसंधानकर्ता अपनी विशेष रुचि एवं संवेगों के कारण अध्ययन के विषय के प्रति अभिनेति अथवा पक्षपात रखता है जिससे परिकल्पना प्रमाणित करने में सही साबित नहीं हो पाती। उसके साथ साथ अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा का बिंदु, तो परिकल्पना के निर्माण करने के बाद इससे सकारात्मक प्रमाणित करना अनुसंधानकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु बन जाता है जिससे वह हर हालत में इसे सकारात्मक सिद्ध करना चाहता है तथा इसके प्रतिकूल अथवा नकारात्मक सिद्ध करने के लिए तैयारी नहीं होता है जिसका वास्तविक ज्ञान कठिन हो जाता है। इसी के संबंध में यंग ने कहा, यदि अध्ययनकर्ता वास्तविक वैज्ञानिक भावना के आधार पर किसी विशेष परिस्थिति में तथ्यों को सिद्ध करने का नहीं बल्कि अपनी सीखने के समझने की ओर बढ़ता है तब उसकी परिकल्पना की कोई लगावपूर्ण हित नहीं बनेगी। अथवा यदि नवीन तथ्य उसकी परिकल्पना को असत्य सिद्ध करते हैं तो उसकी ख्याति तथा प्रतिष्ठा में कोई आघात नहीं पहुंचेगी। अंत में कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक सत्यता और वास्तविकता को बनाए रखने के लिए परिकल्पना का निर्माण एवं चुनाव विशेष सावधानी बरतनी चाहिए तथा इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वैज्ञानिक निष्कर्ष का आधार काम चलाऊ विचारों के द्वारा निर्मित परिकल्पना नहीं अपितु प्रत्यक्ष होने वाले वास्तविक तथ्य से है। अनुसंधानकर्ताओं को श्री वेस्टवे का इस चेतावनी को भी ध्यान रखना चाहिए कि परिकल्पनाएं वही लोरियां हैं जो असावधान गाना गाकर सुला देती हैं। तो अंत में देखें तो जो अनुसंधान करता है हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी विषय को अध्ययन करते समय वो बेहतर परिकल्पना का निर्माण कर रहे हैं तो उनको सही तरीके से पालन करें।